मंगलम अकेडमी बिलारी में आपका स्वागत है। मैं नितिन चिगनिया वाला सभी बच्चों का मॉर्निंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो हमारा एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच चल रहा है सुबह से, उसमें हमारे इस समय ज्योग्राफी चल रहा है और ज्योग्राफी के कुछ एमसीक्यूज़ जो हम टेलीग्राम पर अपडेट कराते हैं और उनके सभी स्टूडेंट्स आंसर देते हैं। इन आंसर में जो आंसर गलत हैं उन बच्चों को समझा जाएगा कि यहाँ पर क्या चीज़ उनसे मिस्टेक हुई है, और जिन्होंने आंसर सही किया है उनके लिए एक बार तारीफ तो बनती है। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में जल है। जल अर्थात यहाँ पर समुद्र, जो हमारे महासागर हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, उनका क्षेत्रफल ज़्यादा है। इसलिए जब आसमान से इसको हम देखते हैं, स्काई से जब इसको हम देखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमें ये पृथ्वी नीली नीली दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। 56% बच्चों ने आंसर सही लगाया, लेकिन पहला वाला देखेंगे जो 22% बच्चों ने आंसर दिया, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल है। इसका कोई भी यहाँ से तुक नहीं बनता कि ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल है, इसका क्या सेंस यहाँ से निकलता है? तो कोई भी सेंस नहीं। पृथ्वी नीली है तो इसकी एक ही वजह है, पृथ्वी नीली दिखाई देती है तो इसकी एक ही वजह है कि यहाँ पर सतह पर पानी है ज़्यादा मात्रा में। 22% बच्चों ने ये भी क्वेश्चन आंसर लगाया, क्योंकि अंतरिक्ष में इसका रंग नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष से इसका रंग नीला दिखाई देता है, ये एक तथ्य है। लेकिन ये नीला क्यों दिखाई देता है? क्वेश्चन में ये नीला क्यों दिखाई देता है, ये एक रीजन है। जो सी वाला ऑप्शन है वो इसका एक रीजन है, क्योंकि इस पर जल ही जल है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में जल है तो ये नीला दिखाई देता है। तो राइट आंसर आपका सी वाला हो जाता है। पृथ्वी के आकार को भू आब कहा जाता है, इसका क्या कारण है? भू आब क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को भू आब इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी दरअसल पूर्ण रूप से एक गोल न होकर, गोल आकृति की नहीं होकर, पृथ्वी एक अंडाकार आकृति में, दीर्घवृत्ताकार आकृति में। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे जैसे कि आपके सामने ये शेप रखी हुई है, ये दो शेप आपकी हैं, और दोनों शेप में आप देख रहे हैं कि शेप जो ए शेप है इधर, ए वाली, और जो बी वाली शेप है, तो ए शेप जो बिल्कुल ये गोल है, ये सर्कल में है, और जो बी शेप है वो गोल ना होकर ऊपर अपने ध्रुव पर कुछ चपटी है। अर्थात एक प्रकार से ये आकृति एक लट्टूनुमा आकृति की तरह हो रही है, एक अंडेनुमा आकृति की हो रही है, और ये वाली आकृति चारों तरफ से 360 डिग्री का कोण बनाने के साथ ये गोल हो जाती है। तो पृथ्वी की आकृति हमारी ये आकृति ना होकर ये आकृति है, और इस आकृति का नाम भू आब आकृति नाम दिया जाता है, भू आब। तो पृथ्वी को भू आब आकृति क्यों बोला जाता है? क्योंकि पृथ्वी अपने ध्रुवों पर चपटी है, ना कि गोल है। ये पृथ्वी के भू आब आकृति होने का एक कारण है। ठीक है, इसकी को कहने का एक कारण ये भी है। क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग हमें क्यों दिखाई देता है? इसका राइट आंसर है, क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर घूर्णन और पृथ्वी का चक्कर लगाने का समय लगभग बराबर है। तो पृथ्वी जो चंद्रमा है अपने अक्ष पर जितने समय में घूम रहा है, वो उतने ही समय में पृथ्वी का भी चक्कर लगा रहा है। ये इसका एक कारण है कि पृथ्वी की हम हमेशा एक ही सतह देख पाते हैं। क्लास के दौरान इसको समझाया गया है, और उसको आप मेमोराइज करेंगे और समझेंगे। 13% बच्चों ने, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से बहुत छोटा है, इसमें कोई भी इसका सेंस नहीं है कि पृथ्वी से छोटा है तो इसका इसलिए एक ही भाग दिखाई देता है। नहीं, पृथ्वी से छोटा है ये तो एक सामान्य बात है, और पृथ्वी का उपग्रह है इसलिए पृथ्वी से छोटा है, लेकिन इसकी एक ही सतह, एक ही पालट क्यों दिखाई देती है हमेशा? आप भी देखते होंगे। तो उसका एक कारण है कि ये अपने एक्सिस पे और पृथ्वी के ओर पास जो है ना, वो एक सेम समय में घूम रहा है, इसलिए इसको
हम कहते हैं कि इसका एक ही भाग दिखाई देता है। तो ये गलत ऑप्शन से बचेंगे, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका कोई भी सेंस नहीं है। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की बहुत निकट है, इसका भी इसमें कोई सेंस नहीं है। तो इसका एकमात्र कारण है, आप इन दो शब्दों को पकड़ेंगे, अपने अक्ष पर घूर्णन और पृथ्वी का चक्कर, ये समान अवधि में होता है, इसलिए ये हमारा एक ही पार्ट इसका दिखाई देता है। गेटिंग माय पॉइंट। क्षुद्र ग्रह रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको इंग्लिश में एस्ट्रॉइड बोलेंगे क्षुद्र ग्रह को। कि पट्टी किन दो ग्रहों के बीच में, तो ये आपको समझाया गया था कि क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है ये दो ग्रहों के बीच में है। एक इसमें हमारा आंतरिक ग्रह मंगल है और एक बाह्य ग्रह बृहस्पति है। तो इन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। अब समझते हैं कि क्षुद्र ग्रह दरअसल क्या है। क्षुद्र ग्रह कुछ नहीं, क्षुद्र ग्रह एक प्रकार का ये खगोलीय पिंड होते हैं। ये भी क्षुद्र ग्रह भी एक प्रकार के क्या होते हैं, खगोलीय पिंड। और जैसे हमने आपको समझाया कि खगोलीय पिंड क्या है, जो भी आसमान में, अंतरिक्ष में या ब्रह्मांड में जो भी कुछ घूम रहा है, किसी भी आकृति की बॉडी है, चट्टान है, पत्थर है, ग्रह है, उपग्रह है, ठीक है, और वो हमारे अंतरिक्ष, आकाश, ब्रह्मांड में जो भी कुछ घूम रहा है वो सब क्या है, खगोलीय पिंड है। तो ये खगोलीय पिंड दरअसल इनकी एक पट्टी है, और वो किन दो ग्रहों के बीच में है, इसमें क्वेश्चन ये है। तो हमारे दो ग्रह, जिसका नाम एक मंगल है, दूसरा ग्रह हमारा जिसका नाम बृहस्पति है, बृहस्पति, इन दो के बीच एक पट्टी है, उस पट्टी में कुछ क्षुद्र ग्रह घूमते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाता है। जब कोई उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु से घर्षण के कारण जलने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं। तो कोई क्षुद्र ग्रह या कोई उल्कापिंड जब पृथ्वी पर गिरता है तो इस घटना को क्या बोलते हैं, इस घटना को उल्का या टूटता हुआ तारा कहते हैं। ठीक है, उल्का या टूटता हुआ तारा जब आप रात्रि के दौरान देखते हैं और किसी प्रकार के एक लंबी लाइन के रूप में एक जलता हुआ प्रकाश आता है, और उसका एक हेड का मतलब उसका एक ऐसा लगता है जैसे आगे कोई जलने वाली चीज़ है, तो वो लाइन होती है, तो उस प्रकार को हम, उस चीज़ को हम उल्का या टूटता हुआ तारा कहते हैं। क्लास में समझा गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह किसके टूटे हुए भाग माने जाते हैं, तो ये ग्रहों के टूटे हुए भाग माने जाते हैं। कोई एक बड़ा ग्रह टूटा हुआ है, फिर उसके टूटने से हमारे उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह बन गया। मैंने आपको क्लास के दौरान जैसे समझाया था कि उस ग्रह की संरचना, आंतरिक संरचना कमज़ोर होगी, या फिर वो सही से मतलब उसका रचना नहीं हुई होगी, वो ढीला होगा और उसमें एक विखंडन हो गया होगा। उसमें किसी ग्रह के टूटने को ये मानते कि एक मात्र ग्रह के टूटने से बाकी क्षुद्र ग्रह वगैरह ये सब बने हैं। ठीक है, जो क्लास के दौरान मैंने आपको व्याख्यान समझाया, जो मैंने टर्मिनोलॉजी यूज किए, उनको मैं ज़्यादा यूज करूँगा यहाँ पर। हमारा सौरमंडल जिस विशाल प्रणाली का हिस्सा है उसे क्या कहते हैं। क्लास में क्या समझाया गया था, क्लास के दौरान समझाया गया था कि सबसे बड़ा है ब्रह्मांड। ठीक है, उस ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं आकाशगंगाएं, और उन्हीं आकाशगंगाओं में एक हमारी आकाशगंगा जिसका नाम है मंदाकिनी। हमारी मंदाकिनी का जो आकार है, हमारी जो मंदाकिनी का आकार है वो सर्पिलाकार है, स्प्रिंग की तरह है, और उस स्प्रिंग के एक भाग में हमारा सौरमंडल है, एक भाग में सौरमंडल है। तो इसमें क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल जिस विशाल प्रणाली का हिस्सा है उसे क्या कहते हैं, तो वो है आकाशगंगा। ठीक है, चंद्रमा के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब 3 कथन सही हैं और एक कथन जो है वो चंद्रमा के बारे में नहीं बताता। तो ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, बिल्कुल ठीक बात है, एक प्राकृतिक उपग्रह है, बिल्कुल ठीक बात है।
इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। मैंने आपको समझाया था कि क्लास में कि इसका लगभग 3200 से 3300 किलोमीटर डायमीटर, मतलब किलोमीटर इसका व्यास है, लगभग जितना भारत की लंबाई चौड़ाई है इतना मैंने बताया था आपको। तो ये भी बात ठीक है। यहाँ जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ मौजूद हैं, ये निषेधात्मक कथन है, यहाँ पर जीवन के लिए परिस्थितियाँ मौजूद नहीं हैं। तो ये पूछा गया है कि कौन सा कथन चंद्रमा के बारे में सही नहीं है, तो यही वाला कथन सही नहीं है ना। ये अपना चक्कर 27 दिनों में पूर्ण करता है, तो ये 27 दिन में ही अपना चक्कर पूर्ण करता है, लगभग 27 दिन में पूर्ण करता है, तो ये ठीक है। ये PDF सौरमंडल की आ गई है यहाँ पर। ये 27 जून के क्वेश्चन हैं, देखेंगे। मकर रेखा का सही अक्षांश मान और गोलार्ध क्या है। मकर रेखा का अक्षांशीय मान और गोलार्ध क्या है, इसका आंसर हमें ढूंढना है। तो मकर रेखा दरअसल एक दक्षिण में एक 23.5 डिग्री पर खींची गई एक रेखा है। तो ठीक है, ये आप देख रहे हैं ग्रीन वाला कि 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है और वो दक्षिणी गोलार्ध में। इसका ऑप्शन गलत क्या हो सकता है, इसका ऑप्शन आप गलती कहाँ कर सकते हैं, तो आप 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध वाली लाइन जो लगा रहे हैं ए, उसमें 23.5 डिग्री अक्षांश पर जो रेखा है उत्तर की ओर, वह मकर रेखा न होकर कर्क रेखा है। जिसे आप इसमें समझें, यहाँ पर समझें, इसे मान के चलिएगा ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ की आकृति है। ओके, इस अर्थ की आकृति पर 3 महत्वपूर्ण अक्षांश कौन कौन से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ये विषुवत व्रत है, और ये हमारा कर्क रेखा है, और ये हमारा मकर रेखा है, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो ये भी 23.5 डिग्री है, ठीक है, लेकिन ये उत्तर की ओर है। ये भी 23.5 डिग्री है, लेकिन ये दक्षिण की ओर है। ये हमारा जो है ये लाइन, ये 0 डिग्री, ये भूमध्य रेखा है। और क्लास में हमने समझाया है कि यहाँ पर बहुत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र रहता है, यहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। तो समझ रहे हैं क्वेश्चन। अब की बार जो क्वेश्चन आया कि मकर रेखा किस गोलार्ध में और किस अक्षांश पर है, तो किस गोलार्ध और किस अक्षांश में, तो ये गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में और 23.5 डिग्री अक्षांश पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, पृथ्वी का कौन सा ताप कटिबंध सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, क्योंकि यहाँ वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। तो सबसे ज़्यादा ऊष्मा कहाँ प्राप्त होती है, इसी पिक्चर से आप समझेंगे कि हमारा सन, ये सन है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, लंबवत किरणें किस क्षेत्र में पड़ती हैं, वो इस क्षेत्र में पड़ती हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और यहाँ पर सूर्य की सबसे ज़्यादा लंबवत किरणें पड़ती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जो कि 23 डिग्री उत्तर में है और 23 डिग्री दक्षिण में है, 23.5 डिग्री। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जो राइट आंसर हमारा बनता है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय, अर्थात पृथ्वी का ये जो कटिबंध है यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, और यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत रहती हैं। तो जिन बच्चों ने 17% वाले बच्चे जो शीत कटिबंध को लगा रहे हैं, वो एक बार इसको समझें, जो गलती कर रहे हैं। ये देखेंगे आप कि शीत कटिबंध क्या है। शीत कटिबंध जो है वो ये है, शीत कटिबंध ध्रुवों पर। यहाँ सूर्य की किरणें देखो इस तरीके से आड़ी आड़ी तिरछी तिरछी पहुँचती हैं, तिरछी तिरछी सूर्य की किरणें तिरछी तिरछी पहुँचती हैं। इधर शीत कटिबंध ये है, यहाँ भी सूर्य की किरणें तिरछी तिरछी आती हैं। तो 17% बच्चे हैं, आप एक बताओ यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी कैसे हो जाएगी,
गर्मी नहीं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी नहीं होगी ना। तो तुम्हारा राइट आंसर क्या है, जो ये उष्णकटिबंध है वो तुम्हारा राइट आंसर इसका है। और भी देखो इसमें क्या मिस्टेक बच्चों ने की है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। शीतोष्ण कटिबंध पे 42% बच्चों ने आंसर सही किया। देखो शीतोष्ण शब्द का मतलब समझो, शीत ओष्ण, जहाँ पर शीत भी है, सर्दी भी है और उष्ण मतलब गर्मी भी है। तो ये जो क्षेत्र होता है ना शीतोष्ण वाला, तो देखो ये ही 23.5 डिग्री से ऊपर को शुरू हो जाता है। इसका कलर चेंज करके आप देखेंगे, 23.5 डिग्री से ऊपर को शुरू हो जाता है और ये कहाँ तक जाता है, ये 66.5 डिग्री तक जाता है, इधर आर्कटिक वृत्त तक जाता है और नीचे अंटार्कटिक वृत्त। तो जो शीतोष्ण है ये है, यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी बढ़ने का कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर भी देखो तिरछी ही आ रही हैं, यहाँ भी तिरछी आ रही है, और इधर वाला शीतोष्ण है वो इधर है, ये और यहाँ भी सूर्य की किरणें कैसी आ रही हैं, तिरछी ही आ रही हैं। तो जो 42% लोगों ने आंसर लगाया वो गलत लगाया है। तो सर्वाधिक गर्मी पड़ने का एकमात्र कारण यहाँ है क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत आ रही हैं। सूर्य की किरणों का जो स्थिति है उसको समझें और अपने आंसर को बिल्कुल करेक्ट करेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। प्यारे बच्चों, आप एसएससी सीजीएल या किसी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं बनने के लिए, तो आपको एनसीईआरटी फाउंडेशन जीके जीएस में एकमात्र सफलता दिलाने वाला एकमात्र तरीका है। तो आप इसको इग्नोर ना करें प्लीज़, अपने सभी संबंधियों को सभी को शेयर करें। जो इसमें आंसर लगाया बच्चों ने आर्कटिक वृत्त, ये भी ध्रुवों पर ना आर्कटिक वृत्त, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार किन अक्षांशों के बीच में है। तो मैंने शीतोष्ण जो बताया वो बताया मैंने उत्तरी गोलार्ध में, देखेंगे आप कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच में, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच में, जो 50% वाले हैं इसमें बिल्कुल राइट है, आर्कटिक वृत्त। शीतोष्ण का उसने विस्तार पूछा, शीतोष्ण का, तो यहाँ से शीतोष्ण शुरू हुआ, इसका कलर चेंज करेंगे, यहाँ से शीतोष्ण शुरू हो रहा है, यहाँ से और यहाँ तक जा रहा है, और ये जो एक वृत्त है ये आर्कटिक वृत्त है और नीचे एक वृत्त है अंटार्कटिक वृत्त है। तो ये शीतोष्ण यहाँ से शुरू हो रहा है, ये कर्क रेखा है और यहाँ से ये शुरू हो गया और ये कहाँ तक जा रहा है, अंटार्कटिक वृत्त तक जा रहा है। तो शीतोष्ण कटिबंध शीत उष्ण कटिबंध का जो क्षेत्र आपको उत्तर में समझ में आया वो कर्क रेखा और हमारा किसके बीच में, आर्कटिक वृत्त, ठीक है, आर्कटिक वृत्त के बीच में। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ पर हैं, प्रमुख यमोत्तर जिसे 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है किस स्थानों से होकर गुजरती है। तो मैंने आपको क्लास के दौरान समझाया था कि ब्रिटेन अर्थात लंदन से एक जगह है ग्रीनविच, यहाँ से वो लाइन गुजरती है। मैंने आपको ये समझाया था कि यहाँ पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी, जो एप्पल वाला केस हुआ था कि यहाँ पर एप्पल गिरा था और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर एक अनुसंधान किया था। देशांतर रेखाओं के बारे में दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब 3 कथन सही हैं और एक सही नहीं है। तो देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, बिल्कुल बात ठीक है। ये रेखाएं ध्रुवों पर एक दूसरे से मिल जाती हैं, ये भी बात मैंने आपको क्लास के दौरान समझाई थी कि रेखा ध्रुवों पर मिल जाती हैं। ये समझने वाला क्वेश्चन है, अभी हम इसको फिगर के माध्यम से समझाएंगे। इनके बीच की दूरी सभी जगह समान रहती है। अब ये देखो, एलिमिनेट करो खुद आप, जब ये ध्रुवों पर जब मिल जाती हैं तो इनके बीच की दूरी हर जगह समान कैसे हो जाएगी, सभी जगह। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। अब मैं इसको आपको समझाऊंगा, देखो पिक्चर के माध्यम से, ये आप देखें,
ये हमारे देशांतर रेखाओं के बारे में क्वेश्चन है। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये देशांतर रेखाएं हैं, ये देशांतर रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। लंबाई तो इनकी सभी की बराबर है, ठीक है, लंबाई इनकी सभी की बराबर है, लेकिन ये ध्रुवों पर आकर मिल जाती हैं। यहाँ पर इनके बीच की दूरी अधिक होती है, लेकिन यहाँ पर आकर ये बिल्कुल एक मिल जाती हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन सी वाला है कि इनके बीच की दूरी सभी जगह समान रहती है, तो ये ऑप्शन हमारा इसलिए गलत हो जाता है कि इनके बीच की दूरी हर जगह समान नहीं होती और ये ध्रुवों पर मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर है, मतलब जो नकारात्मक शब्दों में इसमें पूछने की कोशिश की है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही वाला कथन सही नहीं है कि इनके बीच की दूरी सभी स्थानों पर एक समान होती है। तो 22% वाला ये सही है आंसर, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंध के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उष्णकटिबंध। पिक्चर में आप इसको एक बार और देख लें, उष्णकटिबंध। तो कर्क रेखा और मकर रेखा वाला जो क्षेत्र है, ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है ये वाली, और ये वाली मकर रेखा है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन हो रहा है, ये उष्णकटिबंध क्षेत्र है। अब आज के लिए इतना ही, और इसको रिवाइज करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने यार दोस्तों को सभी को शेयर करें प्लीज़। थैंक यू।